हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं थिंकिंग, जो कि हमारा साइकोलॉजी का एक पार्ट होता है। थिंकिंग आप इसे आसान भाषा में डे टू डे लाइफ में आप ऐसे बोलते हो कि मैं कुछ सोच रहा था, मैं इस बारे में सोच रहा था, बस वही है थिंकिंग। थिंकिंग एक क्या है? मेंटल प्रोसेस है that involves manipulating, reorganizing informations to make decision, solve problem, form concept and reason। ठीक है, तो थिंकिंग क्या है? एक हमारा मेंटल प्रोसेस है जिससे कि हम सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके और उसे रीऑर्गेनाइज करके एक डिसीजन लेते हैं। मतलब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। आप कोई भी फील्ड चूज कर सकते हो, आप ट्वेल्थ में क्या लेने वाले हो, कौन सा स्ट्रीम लेने वाले हो 11th क्लास में, या फिर कॉलेज में आप क्या पढ़ना चाहते हो, कौन सा कोर्स लेना चाहते हो। तो उसके लिए आप बहुत सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हो और फिर उसके बाद एक डिसीजन लेते हो ना। बस सेम टू सेम वही चीज़ है। या फिर कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए भी आप सोचते हो, कोई कॉन्सेप्ट है उसे बनाने के लिए सोचते हो, या फिर कोई कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो। वो सब थिंकिंग के अंदर आता है। It is an internal cognitive activity. We use symbols, images, language in our mind to represent things that are not physically present. जब भी हम कोई भी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं तो अक्सर आपने नोटिस किया होगा कोई ना कोई सिंबल या कोई इमेज हमारे माइंड के अंदर ज़रूर आती है, या फिर आप ऐसा सोच रहे होते हैं अरे वो ऐसा बोलेगा, या फिर मैंने ऐसा बोला, तो वहाँ पे लैंग्वेज आ रही होती है कि क्या बोला था। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है, ये जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, ये कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ये कॉग्निटिव होता है, यानी कि हमारे माइंड के अंदर होता है। उसे हम थिंकिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल, when a nurse observes a patient's symptoms and decide what care to give, she is using thinking to reason, analyze and plan। जब भी क्या होता है, कोई नर्स या कोई डॉक्टर जब भी पेशेंट को देखते हैं, उनके सिम्टम्स को देखते हैं, तो आप क्या करते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं क्या केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। तो वहाँ पे उन्होंने क्या क्या यूज किया? सबसे पहले तो रीजन, कि उसको देखा, अब उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आए उन्हें एनालाइज किया, फिर एक प्लान बनाया कि हम कैसे पेशेंट की केयर कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंकिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं थिंकिंग की, इन्हें समझते हैं। थिंकिंग क्या है? एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, यानी कि ये माइंड से रिलेटेड होता है, इंटेलेक्ट से रिलेटेड होता है। इट इज गोल डायरेक्टेड, ऑलवेज एम्ड एट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और मेकिंग अ डिसीजन। क्या होता है, जब भी हम कुछ सोच रहे होते हैं, या तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोच रहे होते हैं, या फिर कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। और भी एक तरीके से सोचते हैं, बहुत ज्यादा जब सोचने लग जाते हैं तो उसे हम ओवर थिंक बोलते हैं ना। जब कई सारी चीजें बहुत ज्यादा दिमाग में आने लग जाए, कभी कोई चीज कभी कोई चीज, तो उसे हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं। नहीं तो थिंकिंग सिर्फ तब करनी होती है जब हमें कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या फिर कोई डिसीजन लेना होता है। इट इन्वॉल्व्स सिंबल्स, इमेजेस, मेंटल पिक्चर्स, वर्ड्स, आइडियाज। ठीक है, इसके अंदर सिंबल्स और इमेजेस आते हैं। ये जो हमारे दिमाग के अंदर जो भी पिक्चर्स आती हैं, वर्ड्स, आइडियाज, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, नॉट पैसिव। ये एक्टिव प्रोसेस होता है। इट हेल्प्स इन प्लानिंग, रीजनिंग एंड जजमेंट। इट कैन बी लॉजिकल और क्रिएटिव। यह हो सकता है कोई रीजन हो उसकी वजह से थिंकिंग हो रही हो, लॉजिकल हो, या फिर क्रिएटिव हो सकता है, कुछ नया सोच रहे हो आप, कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, वो क्रिएटिव थिंकिंग होती है। वो हम टाइप्स ऑफ थिंकिंग में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ थिंकिंग। टाइप्स ऑफ थिंकिंग, सबसे पहला होता है परसेप्चुअल थिंकिंग या कॉन्क्रीट थिंकिंग। बेस्ड ऑन डायरेक्ट परसेप्शन, यानी कि जो भी हमने परसीव किया, हमारे सामने जो भी चीजें आई, जो भी हमने देखा, सुना या फिर फील किया, उसे हम डायरेक्टली उसके बारे में जब सोचने लग जाते हैं, तो वो हमारा कॉन्क्रीट या परसेप्चुअल थिंकिंग कहलाता है। ये ज्यादातर बच्चों और एनिमल्स के अंदर देखा जाता है।
जैसे कि आप अगर हॉस्पिटल का एग्जांपल लेना चाहो तो इसके लिए आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे आपने पेशेंट को देखा कि पेशेंट शिवर कर रहा था, कांप रहा था, तो आपके दिमाग में तुरंत ये आएगा कि पेशेंट को ठंड लग रही होगी, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? इसके अंदर हम आइडियाज या फिर कोई कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ आइडियाज, कोई कॉन्सेप्ट या कोई लैंग्वेज का यूज कर रहे होते हैं, इसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं हो रहा होता है हमको। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अनसीन एंड थ्योरेटिकल आइडियाज, इसमें क्या होता है, जो भी चीजें हमको दिखाई नहीं दे रही है, बस एक थ्योरेटिकल आइडियाज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे आपने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होंगी अबाउट साइकोलॉजी, अबाउट ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन माइंड, ठीक है। तो वो सब क्या है, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, वो सब क्या है, कॉन्सेप्ट है। उसकी बस आपके पास एक थ्योरी है, आपने खुद से जाके ऑब्जर्व तो किया नहीं था। एग्जाम्पल, a nurse understand the concept of infection control not just watching hands but the idea of preventing microorganism from spread, ठीक है। अब जैसे क्या है, कॉन्सेप्ट है कि हमें क्यों इन्फेक्शन कंट्रोल पढ़ाया जाता है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना फैले। तो हम सिर्फ हैंड वॉशिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल में सिर्फ हैंड वॉशिंग नहीं कर रहे हैं, बट हमारे माइंड के अंदर एक चीज है कि हाँ, हमारे हैंड्स के अंदर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे या फिर बाहर के सरफेस पे होंगे जो कि हमारे कांटेक्ट में आने से फैल सकते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट हमारे अंदर एक बिल्ड हो जाता है। लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग में क्या होता है, हम एक स्टेप बाय स्टेप लॉजिक का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि हम एक कंक्लूजन तक पहुंच सके, करेक्ट कंक्लूजन तक पहुंच सके। यूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थ्रू फैक्ट्स और लॉजिक, जैसे कि आप मान लो आपके पास एक पेशेंट आता है, उसे क्या है, फीवर है प्लस कफ है प्लस चेस्ट पेन हो रहा है। तो अब आप ये क्या सोचोगे कि फीवर हुआ है यानी कि कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा, कफ हो रहा है और चेस्ट में पेन है तो यानी कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ होगा, ठीक है। तो आप ऐसे कंक्लूड करोगे, ये स्टेप बाय स्टेप हमने एक कंक्लूजन पे हम पहुंचे। नेक्स्ट फिर है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग से ही क्लियर है कि आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, नया बना रहे हो, ठीक है। तो अब अगर हम किसी चीज को नया बनाने के बारे में सोच रहे होते हैं, एक ऐसा मान लो, एक ऐसा पंखा हो जो कि सोलर से चले, प्लस जब तक वो सूरज की रोशनी है तब तक एक बैटरी उससे कनेक्ट हो, वो चार्ज हो, फिर उसके बाद क्या हो, वो शाम को भी चले, जब रात हो जाए तब भी पंखा चले। तो ये क्या है, आप एक नया कुछ करने का सोच रहे हो, नया एक क्रिएटिव थिंकिंग है ना। या फिर आप कोई आइडिया सोच रहे हो, कोई सोल्यूशन नए तरीके से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना सोच रहे हो, तो वो हमारा क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर आता है। थिंकिंग बियॉन्ड द यूजुअल, जनरेटिंग न्यू आइडियाज और सोल्यूशंस, नॉट लिमिटेड बाय फिक्स्ड रूल्स। अब यहाँ पे एक फिक्स्ड रूल नहीं होता है। जैसे कि मान लो आप क्रिएटिव थिंकिंग ऐसे सोच सकते हो कि आपको हैंड वॉशिंग के स्टेप्स याद नहीं हो रहे, ठीक है। अब आप उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो, कोई निमोनिक बना सकते हो, या फिर आप वहाँ पे क्या, कोई सॉन्ग के थ्रू, एक सॉन्ग भी है, ठीक है, हैंड वॉशिंग पे, तो सॉन्ग के थ्रू आप हैंड वॉशिंग के स्टेप्स बता सकते हो। तो ये सब क्या आता है, क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर आता है कि आपने कुछ नया सोचा। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि अब बहुत ज्यादा आप अच्छे से किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से सोच रहे हो, पहले एनालाइज कर रहे हो, फिर इवेल्युएट कर रहे हो, फिर जज कर रहे हो कि हाँ, ये चीज सही बैठ रही है कि नहीं बैठ रही, तब आप कोई चीज डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा क्रिटिकल थिंकिंग अंदर आएगा। रिक्वायर्स रीजनिंग एंड एविडेंस बेस्ड जजमेंट। Example, before giving a medicine, a nurse checks the doctor orders, patient allergy, correct dose, thinking critically to avoid errors, ठीक है। यानी कि मेडिसिन देने के पहले क्या है, नर्स डॉक्टर ऑर्डर चेक कर रही है, पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है वो चेक कर रही है, करेक्ट डोज चेक कर रही है। तो ये सब क्या है, एक क्रिटिकल थिंकिंग है कि कहीं पेशेंट को कोई मतलब गड़बड़ ना हो जाए, कोई एरर ना हो जाए, उसके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकली सोच रही है। नेक्स्ट फिर जीन पियाजेट, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजेट 1896 से 1980 तक थे। एक
स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बताया कि बच्चों का दिमाग कैसे डेवलप होता है, कैसे उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी कि थिंकिंग एबिलिटीज कैसे स्टेप बाय स्टेप ग्रो करती है, ये उन्होंने बताया। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स समझने होंगे। बेसिक टर्म्स क्या है? स्कीमा, ठीक है, स्कीमा, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंशिएट करो। इसका मतलब होता है कि पहले अगर मान लो बच्चा पहली बार अगर किसी चीज को देखता है और उसका वो नाम सुनता है, जैसे मान लो बच्चे ने पहली बार डॉग देखा, ठीक है, अब किसी ने उसके पेरेंट्स हैं या किसी के मुंह से उसने सुन लिया कि हाँ ये डॉग है, तो अब उसने क्या देखा कि डॉग है, वो 4 पैर हैं उसके, वो ऐसे शेप में चल रहा है, चारों पैरों से चल रहा है, उसके फर निकले हुए हैं, वो भौंक रहा है। तो अब उसके एक माइंड में एक चीज बिल्ड हुई ना कि ये डॉग है। डॉग कैसा होता है? जिसके 4 पैर होते हैं, ठीक है, ऐसा उसके दिमाग में बिल्ड हो जाएगा। फिर एसिमिलेशन, दूसरा टर्म है एसिमिलेशन। अब जो भी पहले से एग्जिस्टिंग स्कीमास होते हैं उनके अंदर कुछ नई इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है। जैसे कि मान लो अब बच्चा कैट को देखता है, ठीक है, बिल्ली को देखता है और उसे वो डॉग बोलने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि वो भी 4 पैर वाला जानवर है, जो कि उसने पहले पिछली बार क्या देखा था? डॉग को देखा था जिसके 4 पैर होते हैं। तो उसे लगा कि ये जो कैट है ये भी 4 पैर है इसके, तो ये भी डॉग है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे अब क्या होगा? बच्चे को दोबारा से बताया जाएगा, नहीं नहीं बेटा ये कैट है, ऐसा चीज, ठीक है। तो अब एकोमोडेशन, एकोमोडेशन होगा। अब जैसे ही बच्चे के दिमाग में नई चीज डाली जाएगी ना कि हाँ, बच्चे को अब सिखाया जाएगा कि कैट है, कैट जो होती है डॉग से अलग होती है, ठीक है, तो ये बताया जाएगा। फिर अब इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन यानी कि जो एसिमिलेशन था और एकोमोडेशन था, इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना। ये मतलब बच्चे को बताया गया, बच्चे ने पहले कैट को देखा तो अब उसे डॉग बोल रहा है, तो ये एसिमिलेशन है कि पहले वाला जो आइडिया था अब उसी को रिपीट किया, बट अब उसके अंदर चेंजेस लाने के लिए हम एकोमोडेशन करेंगे, बच्चे को नई बात बताएंगे कि हाँ नहीं बेटा ये कैट डिफरेंट होती है, डॉग डिफरेंट होता है, ठीक है, दोनों के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे बच्चों को। तो अब उसके बीच में वो बैलेंस बना के रखें, ठीक है, ये इक्विलिब्रेशन होता है। नेक्स्ट फिर अब स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो मेनली 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से लेके 2 इयर्स तक का होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा आप याद रखना कि पहला स्टेज कौन सा होता है, कितने पीरियड के लिए होता है, कितना टाइम के लिए होता है। तो पहला सेंसरी मोटर होता है, बर्थ से लेके 2 साल तक का होता है। लर्निंग थ्रू सेंसेस एंड एक्शन डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन व्हेन नॉट सीन। यानी कि जैसे मान लो इसमें क्या होता है, ये बच्चा बस कुछ चीजें देखा या कोई चीज बात सुना, वो अपने मतलब जो भी सेंसेस होते हैं उसके थ्रू, अब ये बच्चे के अंदर ये क्या होता है, ये परमानेंट होता है कि नहीं नहीं ये चीज थी यहाँ पे तो ये यही होगी, ये कहाँ चली गई। ऐसे बच्चों के आगे से हटा के पीछे नहीं, पीठ के पीछे छिपा दिया जाता है, तो फिर बच्चे ढूंढते हैं, नहीं नहीं यही था, कहाँ गया। जैसे ये इस इमेज में आप देख सकते हो, ये बच्चा क्या है ब्लैंकेट के नीचे देख रहा है उसका टॉय कहाँ चला गया, ठीक है, तो ये चीज होती है। फिर नेक्स्ट स्टेज होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर क्या होगा, 2 से ये 7 साल की होती है और इसमें थिंकिंग इज इंट्यूटिव और ईगो सेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक यानी कि हम ही हम है, बाकी सब कुछ नहीं है, ठीक है। 2 से 7 साल के बच्चे ऐसा सोचते हैं। ये क्या करते हैं, यूज करते हैं सिंबल्स का या फिर लैंग्वेज का। लैक लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती है। बच्चे को समझाया जाए कि सूरज उसका पीछा नहीं कर रहा है या फिर परछाई उसका पीछा नहीं कर रही है, तो वो नहीं समझेगा, वहां पे उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग नहीं आई हुई होती है। बच्चे को ऐसा ही लगेगा कि ये सन जो है मेरे पीछे पीछे चल रहा है, या ये परछाई जो है मेरे पीछे पीछे चल रही है, कोई चीज है जो मेरा पीछा कर रही है, ऐसा बच्चे सोचेंगे। तो ये थी प्री ऑपरेशनल, ठीक है। नेक्स्ट फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल क्या होती है, 7 से 11 साल तक की होती है, ठीक है, एज में होती है। लॉजिकल थिंकिंग अब यहाँ पे डेवलप होने लगती है,
अब यहाँ पे बच्चे समझने लग जाते हैं कंजर्वेशन के बारे में कि क्वांटिटी क्या है, सेम होगी चाहे शेप चेंज हो जाए। ऐसे क्या है, बच्चा ऐसे देखेगा कि अरे ये तो छोटा ग्लास है, मतलब इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक कम होगी, फ्रूटी कम होगी, और ये बड़ा ग्लास है यानी कि इसमें फ्रूटी ज्यादा होगी। बट एक्चुअली वॉल्यूम क्या है, छोटे ग्लास का ज्यादा है, बड़े का कम है। ये बच्चा नहीं समझ पाएगा पहले। अगर प्री ऑपरेशनल में दिया जाता तो वो ये छोटे वाले ग्लास को कम मानता और बड़े वाले को ज्यादा मान के इसी को लेता, ठीक है। बट अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल डेवलप हो जाता है तो वहां पे बच्चे समझने लग जाते हैं, नहीं नहीं वॉल्यूम क्या है, दोनों का ही बराबर है, दोनों में सेम अमाउंट का चीज गया है। अब यहाँ पे बच्चे क्या है, लेस ईगो सेंट्रिक होते हैं, यहाँ पे लोगों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझेगा बच्चा कि क्या है, वाटर दोनों ही ग्लासेस में सेम है, टॉल और शॉर्ट वाले ग्लास में। फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल क्या होती है, 11 साल से या 11 साल से ज्यादा की एज वाली होती है, बच्चों में होती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाती है यहाँ बच्चों के अंदर। कैन कैन रीजन साइंटिफिकली एंड थिंक अबाउट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, साइंटिफिकली सोचते हैं, वो जो भी फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज हैं उसके बारे में सोचेंगे। मोरल वैल्यूज आ जाती हैं बच्चों के अंदर, जो भी लॉजिक्स हैं उनके बारे में सोचेंगे। जैसे कि अब बच्चे क्या होते हैं, इस एज में टीनेजर्स बोलते हैं उनको, और वो अपने जो भी फ्यूचर के करियर प्लान्स होते हैं कि नहीं नहीं मैं तो 10th क्लास में ये सब्जेक्ट लेने वाला हूँ, 11th क्लास में ये सब्जेक्ट लेने वाला हूँ, तुम क्या करोगे, मैं ये स्कूल में जाऊंगा और आगे जाके मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि 11 से अबव वाली एज में। अब ये जो थ्योरी थी, पियाजेट थ्योरी, इसका क्या रेलेवेंस है, नर्सिंग के अंदर क्यों पढ़ाया जाता है, वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप के बारे में हमको बताया गया कि उनकी थिंकिंग कैसे होती है, तो हमें कैसे उनके साथ बिहेव करना चाहिए, तो ये हम थोड़ा सा समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे कि अब क्या है, जो हमारे 7 से 11 साल के बच्चे हैं, थोड़े कम ईगो सेंट्रिक होते हैं, तो इनको अगर हम समझाएंगे किसी चीज के बारे में तो वो समझने की कोशिश करेंगे। बट वहीं अगर हम 2 से 7 साल के बच्चे को अगर कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ लॉजिक्स देंगे, तो वो नहीं समझेगा, वो अपनी ही जिद करेगा। इसलिए उस बच्चे को जैसा वो सोच रहा है वहीं पर उसको छोड़ देना है, उसको ज्यादा समझाना नहीं है। वो और बड़ा होगा तो वो समझ जाएगा। गाइड्स प्लानिंग हेल्थ एजुकेशन एंड चाइल्ड केयर एक्टिविटीज यूज इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। क्या है, अब बच्चे को हम अच्छे से बच्चे के बिहेवियर को समझ पाएंगे। हेल्प्स इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या हेल्प करता है, असेसिंग कॉग्निटिव लेवल ऑफ पेशेंट। अब पेशेंट का हम कॉग्निटिव लेवल चेक कर सकते हैं। सपोर्ट्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन नर्सिंग एजुकेशन, के अंदर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है। तो ये था हमारा वीडियो थिंकिंग पर, जिसके अंदर हमने थिंकिंग के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, पियाजेट की थ्योरी पढ़ी। पियाजेट थ्योरी उतनी ज़्यादा आपके सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं बताया आपको। बस ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर के अंदर कि प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सा होता है, सेंसरी मोटर स्टेज कौन सा होता है, तो वो आप बता सकते हो इजीली, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।